Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be covering four major articles. In the first article हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में. इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को समझेंगे. तो पहला आर्टिकल पॉलिटी से रिलेटेड है. सेकेंड आर्टिकल में हम यूएस की मेगा और जो अभी चेंज इन ग्लोबल स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड इंडिया के लिए क्या मेजर टेक अवेज है हम उसको डिस्कस करेंगे. थर्ड आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में एंड लास्ट में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक में गूगल के क्वांटम इको के बारे में. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो हमारे इलेक्शन कमीशन है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को परफॉर्म कर रहा है. मल्टीपल स्टेट में ये एक्टिविटी चल रही है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लार्ज स्केल इस वेरिफिकेशन के ऊपर एक बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये करने की जरूरत है भी. अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 ये बात को क्लियर करता है कि भाई एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल होना चाहिए. ये एक आपकी प्री कंडीशन है अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहते हैं. ऐसा बी आर अंबेडकर जी का कहना था. अब इसमें क्या होता है, देखिए इंडिया के अंदर जैसा हम सभी जानते हैं कि भाई अर्बनाइजेशन आपकी इंक्रीज हो रही है एंड रैपिडली रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं एंड कई बार अर्बन एरिया टू अर्बन एरिया भी माइग्रेशन आपको देखने को मिलती है. अब इसकी वजह से जो लार्ज स्केल आपकी रैपिड माइग्रेशन है, अर्बनाइजेशन है एंड हाई डेंसिटी सेटलमेंट है, इसकी कारण आपको डुप्लीकेशन एंड आउटडेटेड एंट्रीज देखने को मिलती है एंड कई बार कुछ वोटर्स की डेथ हो चुकी है बट उनको अभी अपडेट नहीं किया गया. ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है. और लास्ट एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है इनकरेक्ट एड्रेस की. तो ट्रेडिशनली दो मेथड होते हैं जिससे आपका जो इलेक्शन कमीशन है इस चीज को ठीक करता है. वन इज इंटेंसिव रिवीजन जहां पे आप स्क्रैच से पूरी लिस्ट को बिल्ड करते हैं एंड एक होता है समरी रिवीजन जहां पर एनुअल इंक्रीमेंट किए जाते हैं, नए वोटर्स को आप ऐड करते हैं. तो मतलब ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है, ये पहली बार नहीं हो रही है इंडिया में. अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए डोर टू डोर वेरिफिकेशन की जाती है वोटर्स की, देन उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जाते हैं एंड इलेक्टोरल रोल को अपडेट किया जाता है जहां पे माइग्रेशन, डेथ और एरर्स को आप कह सकते हो एलिमिनेट करने के ऊपर हम फोकस करते हैं. देन इसे पब्लिकली डिस्प्ले किया जाता है एंड बाद में जो भी ऑब्जेक्शन हो उसको रिमूव करने की कोशिश की जाती है. अब बात आती है कि आर्टिकल 326 आपकी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है एंड आर्टिकल 324 यहां पे इलेक्शन कमीशन को ये पावर देती है कि भाई ये सुप्रीडेंट एंड कंट्रोल करेंगे इलेक्शन के सारे प्रोसेस को. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51 ये लीगल बैकिंग प्रोवाइड करते हैं इस रिवीजन के लिए जो कि रूटीन रिकरिंग एक्सरसाइज है एंड यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अनएड्रेस्ड है. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर किसी पर्सन को वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया जाता है तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उस राइट को यहां पे हम वायलेट कर देते हैं. अब कई बार ऐसा भी होता है डोर टू डोर वेरिफिकेशन में रॉन्गफुली किसी पर्सन को टारगेट किया जा सकता है एंड इन एडिशन टू दिस प्रूफ जो रिक्वायर यहां पर है, जिनकी रिक्वायरमेंट है, पुअर और माइग्रेंट वर्कर्स उसे कहां से लेके आएंगे वो एक क्वेश्चन यहां पे आ जाता है. बट ये बात सच है कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसको यहां पे ये ड्यूटी दी गई है कि इलेक्टोरल रोल को वो रिवाइज करेंगे एंड करेक्टनेस इसकी कहीं ना कहीं किसी की डिसइंफ्रेंजमेंट के साथ ये लिंक नहीं है कि भाई किसी के वोटिंग अधिकार को छीनने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ इलेक्टोरल रोल को ठीक करने के लिए इनकी यहां पर ये एफर्ट्स होते हैं. अब बात की जाती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की, जिसे आप कह सकते हो कि ग्राउंड लेवल पे प्रिपेयर की जाती है आपके जो भी इलेक्शन के रिगार्डिंग चीजें होती है उनको. जैसे सीट एलोकेशन करना, डिलिमिटेशन के अकॉर्डिंगली जो भी लाइक आप कह सकते हो कि बाउंड्रीज को कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिजाइन करना, देन इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, वोटर्स जो क्वालिफाई हैं उनको कहीं ना कहीं इनरोल करना, ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, खासकर जैसे आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, इनको यहाँ पे मतलब ये डील करते हैं. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये आपके ग्राउंड वर्क जब कंप्लीट हो जाता है तो ये उसके कंडक्ट से डील करता है कि भाई इलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहेगा, नोटिफिकेशन से लेके रिजल्ट आने तक. फिर एमपी एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन से ये डील करता है.
क्या क्या बेसिस हो सकते हैं जिसके बेसिस पे किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्टोरल ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं कि क्या करप्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे ब्राइबरी हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। देन यहाँ पे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई हाई कोर्ट के अंदर, तो वहां पे आपके हाई कोर्ट को ये कहीं ना कहीं गाइड करते हैं। देन पॉलिटिकल पार्टीज, अगर उनकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो भी यही डील करता है। ये मेजर वो मुद्दे हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने थे। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल। आप अमेरिका ग्रेट अगेन, दैट इज मेगा, एंड ये कहीं ना कहीं इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में भी, इस डॉक्यूमेंट में भी आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये यूएस की एक पॉलिसी है जो कि आपको ये बताता है कि इनकी क्या सिक्योरिटी की प्रायोरिटीज रहेंगी एंड क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच रहेगी अभी के जो प्रेसिडेंट है उनकी। तो इसमें मेगा एलिमेंट्स आपको साफ तौर पे दिखाई देता है एंड कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत सारी कंट्रीज के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, यहां पर इन्होंने कहा कि हम लिबरल इंटरनेशनलाइजेशन से अब इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे। मतलब हमारा फोकस क्या होगा कि हम रीशोरिंग, मतलब अपनी जैसे कंपनीज बाहर थी उनको वापस अमेरिका लेके आए और अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को और बेटर करें ताकि हम बेटर पोजीशन में आ सकें। मोर ओवर ट्रीटी एंड अलायंस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लेंस से देखी जाएगी कि भाई आप मुझे क्या दे रहे हो और मैं आपसे किस तरह का व्यवहार करूंगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई अगर मैं आपको $100 की कोई डील दे रहा हूं तो आप भी मुझे $100 की डील दोगे तो आपको इक्वली ट्रीट यहां पे किया जाएगा। देन यहां पे आप कह सकते हो कि भाई सिलेक्टिव एंगेजमेंट के ऊपर भी फोकस है। यूएस कहता है कि हम थिएटर पिक करेंगे कहां पर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बाकी जो एरियाज हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अलाइज की कि भाई आप जिम्मेवारी लो। जैसे यूरोपियन यूनियन है तो भैया ठीक है, यूरोप में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप वहां पर देखो। मेरा इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक है तो मैं इंडो पैसिफिक में यहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब यूरोप के लिए यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, कहते हैं यूएस का पोस्चर जो है ओल्ड अलाइज की तरफ थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है एंड कहीं ना कहीं इससे यूरोप के आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज होगी। अब चाइना को काउंटर करने के बारे में ये बात करते हैं, चाइना को एक कॉम्पिटिटर के तौर पे ये देखते हैं एंड कहीं ना कहीं ये इनका फोकस है टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इकोनॉमी, इन सब डोमेन में चाइना को कहीं ना कहीं अमेरिका से थोड़ा पीछे धकेलना, ये इनका यहाँ पे मेजर फोकस रहेगा। एंड मल्टीलेटरलिज्म, जैसे आप क्लाइमेट चेंज की बात करें या बाकी चीजों की बात करें, उनके ऊपर इनका कोई फोकस ज्यादा नहीं रहेगा। मतलब आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज, ट्रेड स्टैंडर्ड्स, आर्म कंट्रोल, इनके ऊपर इनका कोई भी फोकस नहीं रहेगा। सेलेक्टिव इंगेजमेंट रहेगी इनकी, जहां पर इन्हें ठीक लगेगा, इनका इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, वहां पर ये फोकस करेंगे। अब यहां पे आइडियोलॉजी के ऊपर बात नहीं होगी, सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर बात होगी, ये चीज इसमें क्लियर है। अब यूएस कहता है कि भाई हम ग्रेटर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहते हैं। अब ये इंडिया को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि भैया एशिया की जियोपॉलिटिक्स को वो अपने आप से कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर सकता है, शेप कर सकता है। अब इनकी पॉलिसी के अंदर इंडिया को एक क्रूशियल रोल दिया गया कि भाई ये बैलेंस मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेंगे, एशिया में स्टेबलाइज करेंगे इंडियन ओशन को एंड चाइना के राइज को काउंटर करने में हेल्प कर सकता है। बट कहते हैं हम एक कंट्री के साथ नहीं इंगेज करेंगे, इंडिया, इंडोनेशिया और ऐसे और भी कई कंट्रीज यहाँ पे हो सकते हैं। और इन्होंने स्पेशली फोकस किया कि भाई हम इंडिया के साथ अपने डिफेंस टाइज और बेटर करेंगे। अब यहां पे कहा जाता है कि भैया देखो, आप यूएस के साथ अपने डिफेंस कोलैबोरेशन को स्ट्रांग रखो, बट रशिया के साथ भी इंगेजमेंट अपनी प्रॉपर रखना। चाइना को डिप्लोमेसी के थ्रू एंड मिलिट्री प्रिपेयरनेस के थ्रू आप टैकल कर सकते हो, बिकॉज चाइना का कोई भरोसा नहीं है। कल को उन्हें लगा कि हम बहुत ज्यादा यूएस के करीब जा रहे हैं तो दे कैन रिटेलिएट, और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। यूरोप के साथ टाई हमें और बेटर करनी पड़ेगी, बिकॉज इनके बीच में टेंशन चल रही है, तो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एंड आसियान, इंडियन ओशन रिंग, जो इंडियन ओशन आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जैसे आपका वेस्ट एशिया, इसमें इंडिया अपनी एंगेजमेंट को और बेटर कर सके तो बेटर रहेगा आने वाले फ्यूचर के लिए। अब बात करते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस की। देखिए, इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जो जॉब क्रिएट होती है वो इसी सेक्टर में होती है। अब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन तीन कैटेगरीज में हम एमएसएमई को डिवाइड करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए तो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट या 10 करोड़ तक का टर्नओवर, ये माइक्रो एंटरप्राइजेस बनती है। स्मॉल में 25
करोड़ की इन्वेस्टमेंट या 100 करोड़ की टर्नओवर आपकी स्मॉल एंटरप्राइजेस में आती है, मीडियम 125 करोड़ एंड 500 करोड़। अभी ये रीसेंट टाइम में आपकी बजट के अंदर अपडेट की गई। अभी एक सर्वे आया, एनुअल सर्वे ऑफ इन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस के बारे में। अब इसमें कुछ बातें कही गई हैं, कहते कि भाई देखो, इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आज भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है आपको इनफॉर्मल सेक्टर में, खासकर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में। अब एमएसएमई सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, बट सभी इनफॉर्मल है एंड प्रोडक्टिविटी इनकी बहुत लो है। लार्ज फर्म प्रोडक्टिविटी हाई है बट वो लेबर इंटेंसिव नहीं है। तो यहां पे ये कहा जाता है कि भैया हमारा जो मेजर फोकस है ओन अकाउंट एंटरप्राइजेस के ऊपर भी है, जहां पे नो हायर्ड वर्कर्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड ज्यादातर अगर हम बात करें तो जो आपको ये जो मेजॉरिटी आपको देखने को मिलती है नॉन फार्म एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आती है, बट ये बहुत स्मॉल है, छोटी है एंड इनकी भी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चलती है। तो कहा जाता है कि भी देखो, हमने गवर्नमेंट ने कई पॉलिसी उद्यम या ओएनडीसी जैम जैसी पॉलिसी स्टार्ट की थी कि भाई इसको फॉर्मलाइज कर सके, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली। तो कहते हैं कि भी प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन बहुत कम है एंड जिसकी वजह से इनकी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत कम रहती है। मोर ओवर आउटडेटेड मेथड्स को ये यूज करते हैं जिसकी वजह से आउटपुट भी फैक्ट्रीज की बहुत कम रहती है। अब 75% हमारी नॉन फार्म्स एंटरप्राइजेस की बात करें, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा हायरिंग नहीं करती हैं एंड यहां पर जो एम्प्लॉय होते भी हैं उनकी कहीं ना कहीं लो ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। एंड अगर इन के अलावा बात करें माइक्रो फर्म्स की, तो यहां पर आपके क्रेडिट ना मिलना, मार्केट का एक्सेस ना मिलना एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज ना होना, इसकी वजह से एंड टेक्नोलॉजी का एब्सेंस होना, इसकी वजह से कई बार इनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ता है। एंड ये फॉर्मल सिस्टम में इसलिए नहीं आना चाहती बिकॉज कंप्लायंस का बहुत ज्यादा बर्डन रहता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पे फोकस करना होगा कि कैसे हम इन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर सके। अब देखो, हमारी मार्केट में एक ड्यूअलिज्म देखने को मिलता है, जहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है अगर छोटी फर्म्स की बात करें एंड आउटपुट भी कम है। दूसरी तरफ लार्ज फर्म प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी है एंड कैपिटल इंटेंसिव है, बट उसके साथ साथ यहां पे प्रॉब्लम ये है कि लेबर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, इनमें ऑटोमेशन के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। तो कहते हैं कि भाई फ्रेगमेंटेड एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी, मतलब वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। जैसे स्मॉल एंटरप्राइजेस की प्रोडक्टिविटी को ठीक करने के लिए टेक्नोलॉजी के लिए आप उन्हें सपोर्ट करो, सब्सिडी प्रोवाइड करो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ताकि इन्हें आप एक्सपैंड कर सको। देन क्रेडिट के एक्सेस और मार्केट के एक्सेस को आप बेटर करो, मुद्रा लोन जो होते हैं उनको आप एफिशिएंटली डिलीवर करो इनको, ताकि कोलेटरल फ्री लैंडिंग मिल सके एंड डिजिटल मार्केटिंग लिंकेजेस इनके क्रिएट करो। देन यहां पर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए आप कोशिश करें कि इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जोड़ें जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बेटर हो सके। फॉर्मलाइजेशन के लिए यहां पर कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करो, डिजिटल सिस्टम के साथ इन्हें इंटीग्रेट करो जिससे आपका जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स है वो काफी सॉल्व हो सकती है। इनको स्केलिंग अप के लिए आप प्रमोट करो, क्योंकि इंडिया में क्या रहता है कि फर्म्स जानबूझ के छोटा रहने की कोशिश करते हैं ताकि कंप्लायंस कम हो। कहते कि आप इनका स्केल इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करो, तभी इंडिया के अंदर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगी। अब बात करते हैं गूगल के बारे में। अभी गूगल ने एक अपना 65 क्यूबिट का विलो सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर को यूज किया और उसमें क्वांटम इकोस को परफॉर्म किया। अब कुछ लोगों का यह कहना है ये क्यू डे को रेप्लिकेट कर रहा है। अब क्यू डे क्या होता है एंड क्वांटम इकोस क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, बस इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वांटम इकोस क्या होता है, ये आपको ये बताता है कि कितनी तेजी से एक आपका डाटा पूरे नेटवर्क के अंदर यानी क्वांटम नेटवर्क के अंदर फैलता है। तो इट शोकेस हाउ डिस्टर्बेंस ट्रेवल इन अ नेटवर्क ऑफ क्यूबिट। अब इसमें ये आपको इनसाइट प्रोवाइड करता है कि इंफॉर्मेशन एक सिस्टम के अंदर कैसे फ्लो करती है। सुपर कंडक्टिविटी, मटेरियल साइंस, इनके बारे में आपको कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगी। अब ये स्काईमोरा एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट है। स्काईमोरा में हमने क्वांटम सुप्रीमेसी को अचीव किया था, यानी क्वांटम फंक्शन परफॉर्म किया था जो
एक सुपर कंप्यूटर के लिए परफॉर्म करने में इट विल टेक थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो कहते कि इसने लाइट की स्पीड से वो फंक्शन परफॉर्म कर दिया था। बट अब यहां पे ये एक ऐसा स्पीड टेस्ट नहीं है, यहां पे हमारा सिर्फ और सिर्फ ये जानना जरूरी है कि क्वांटम बिहेवियर कैसे ऑपरेट करता है। अब क्यू डे क्या होता है? क्यू डे ऐसा एक सिनेरियो है जहां पे आप ये कह सकते हो कि क्लासिकल इंक्रिप्शन सिस्टम जो होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट किया जाता है, जैसे RSA 2048। अब ऐसे सिस्टम को आपने कोड को ब्रेक कर दिया हो तो यहां पे ये कहा जाता है कि भाई क्यू डे आपकी क्रिप्टोग्राफिकली एक ऐसा क्वांटम स्टेज है जहां पर क्वांटम कंप्यूटर इतना पावरफुल हो चुका है कि वो मॉडर्न डे के जो पब्लिक की इंस्क्रिप्शन के लिए यूज किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनकी इंक्रिप्शन को पल भर में तोड़ दे। एंड ये वर्क करते हैं हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर वाली फिलॉसफी पे कि आज आप इंफॉर्मेशन जो इंक्रिप्ट करके स्टोर कर रहे हो वो कल को आके कभी भी तोड़ी जा सकती है। तो ये चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये कहा जाता है कि भैया एक्चुअल में इसको अचीव करने के लिए आपको मिलियंस ऑफ लॉजिकल क्यूबिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ 65 क्यूबिट से ये कभी ब्रेक नहीं हो सकता, तो घबराने की कोई बात नहीं है। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे कवर करनी थी। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।